नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए आप सभी को ज्ञात है कि 10 अप्रैल 2023 को एक नियमावली ला करके कैबिनेट के द्वारा और यह तय किया गया कि बिहार के लोगों को, बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं, अस्थायी रूप से निवासी हैं, उनको बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनाया जाएगा। उसके लिए कई नियम शर्तें जो हैं वो उसमें डाले गए, लागू किए गए, जिसमें एक शर्त था कि बीपीएससी टीआरई कोई एक व्यक्ति 3 बार ही दे सकता है। उसमें नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी मौका दिए गए। उसके बाद कई और नियम थे, दंड का नियम था, लेकिन वेतन को लेकर के उसमें और पदोन्नति को लेकर के उसमें विशेष चर्चा नहीं की गई थी। साथ ही और कई बिंदु थे जो उसमें छूट पा रहे थे। प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के उसमें था। तो अब इन सारे जो आपको 10 अप्रैल 2023 वाला जो शिक्षक भर्ती नियमावली था, उसमें बहुत हद तक संशोधित किया गया है। अब कौन-कौन से ऐसे 5 प्रमुख बिंदु हैं जिसे हमें आपको सभी को जानने की आवश्यकता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। साथियों, आप सभी को मैं उससे पूर्व एक सूचना दे दूं कि पुनः एक बार बिहार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उनके जगह पर अब एक नए शिक्षा मंत्री पदस्थापित हो चुके हैं। तो शिक्षा मंत्री भी बदल चुके हैं और नियमावली भी काफी हद तक संशोधित किया जा चुका है। आगामी जो शिक्षक भर्ती होगा वह इस नए नियमावली के आधार पर ही होगा। अब इसमें आप सभी को यह भी सुनने के लिए लालसा जगी होगी कि जो डोमिसाइल नीति है उसको लेकर के क्या किया गया, क्योंकि पूर्व के जो नियमावली है उसमें तो साफ साफ लिखा गया था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार का निवासी नहीं, बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये 2 थे। अब उसमें क्या कुछ सुधार देखने को मिला है, तो ये सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम गिनाते हैं एक-एक कर क्या कुछ बदलाव हुए हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं, अर्थात अलग से ही उसका भर्ती दिया गया है। तो इस हेतु उस नियमावली से जो प्रधान शिक्षक भर्ती हेतु जो बातें कही गई थी उसे वहां से विस्थापित कर दिया गया है। अब प्रधान शिक्षक भर्ती हेतु नई नियमावली ला करके नया विज्ञापन जारी करके और फ्रेश उसका रिक्रूटमेंट ही हो रहा है बीपीएससी के जरिए। दूसरा जो बदलाव देखने को मिला वह है कि जो 3 बार आप सभी को अवसर प्रदान किए जा रहे थे कि कोई व्यक्ति 3 बार में ही उसे बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करके उसको शिक्षक बन जाना है, चौथा बार से उसे मौका नहीं मिलेगा, जिसे बढ़ा करके 5 बार कर दिया गया है। लेकिन इसमें मुझे एक खेद है कि यह जो बढ़ाया गया है यह सभी के लिए बढ़ाया गया है। मतलब जो भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होगा, चाहे वो बिहार का स्थानीय निवासी हो या फिर दूसरे राज्य का कोई भी अभ्यर्थी हो, जबकि मांग ऐसा थी कि सिर्फ बिहारियों के लिए अटेम्प्ट बढ़ाया जाए, दूसरे राज्यों के लिए नहीं बढ़ाया जाए, या बिहारियों के लिए अटेम्प्ट फ्री कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अटेम्प्ट सभी के लिए बढ़ा दिए गए। लेकिन अटेम्प्ट काउंट कैसे होंगे, इसके लिए कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं है कि अटेम्प्ट ग्रेड वाइज, सब्जेक्ट वाइज काउंट होंगे या फिर एग्जाम वाइज काउंट होंगे। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था, तो उसमें जो है भी सम्मिलित हुए लोग, और टीआरई 2 में 6 to 8 का वैकेंसी था, इसमें भी सम्मिलित हुए लोग, है ना। तो अब दोनों परीक्षाओं में चूंकि जिस ग्रेड हेतु वैकेंसी नहीं दी गई उसमें सम्मिलित होने के बावजूद भी क्या 2 अटेम्प्ट गिन लिए गए या फिर एक अटेम्प्ट गिना गया, ग्रेड वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक अटेम्प्ट गिना गया। तो यह बिंदु स्पष्ट नहीं है, इसे स्पष्ट करना चाहिए शिक्षा विभाग को। तीसरा जो है वह है आपका कि वेतन के लिए फिटनेस मैट्रिक्स तैयार कर दिया गया। फिटनेस मैट्रिक्स जो है वो 20 वर्षों के लिए तैयार कर दिया गया है और उसमें जो है 6 अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। आपका 1 to 5, 6 to 8 वरीय, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वरीय, 11, 12, और सभी के लिए प्रथम वर्ष जिस वर्ष आप योगदान ले रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका इंक्रीजमेंट जो है वो लगभग 3% की बात कही गई है। तो प्रत्येक वर्ष 3% इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि उन्हें तो राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान ही कर दिया गया है। जिस दिन जो है वो नियमावली आया था, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, दिसंबर में जिस दिन कैबिनेट से निकल करके बाहर आया, तो उसी दिन से तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और जो राज्यकर्मी ऑफिशियली जो हैं उन पर जो भी नियम शर्तें लागू हो रहे हैं वो सारे सभी शिक्षकों पर लागू हो रहे हैं, क्योंकि वे भविष्य में तो राज्यकर्मी बन ही जाएंगे ऑफिशियली क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। इसलिए वो सभी जो फिटनेस मैट्रिक्स है वो सब पे लागू होगा। उसके बाद है इसमें प्रोन्नति का जो है प्रत्येक 8 वर्ष
पर आपको प्रोन्नति मिलेगी। तो वह क्या है, उसमें भी 6 अलग अलग जो है वो कॉलम है। 1 to 5 में जो है वो 6 to 8 में जाएंगे 8 साल के बाद, और 8 साल के बाद 6 to 8 से फिर वरीय 6 to 8 में चले जाएंगे। लेकिन 6 to 8 वरीय के बाद गैप है, ऐसा नहीं है कि 8 साल के बाद 6 to 8 वरीय में जो है वह 9th 10th में चले जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके लिए आपको एग्जाम फेस करके ही जाना पड़ेगा बीपीएससी के द्वारा, उसको प्रोन्नति के आधार पर जो है उसको नहीं भरा जाएगा। उसके बाद 9th 10th में जो है वो 11th 12th में जाएंगे 8 वर्ष के बाद, और 11th 12th में जो है वो 8 वर्ष के बाद वरीय 11th 12th में चले जाएंगे। तो ये प्रोन्नति का सिस्टम है, प्रत्येक 8 वर्ष पर दिया जाएगा। लेकिन यह जो प्रोन्नति है वह आपका अधिकार नहीं है, रिक्ति के अनुसार समयानुसार जो है वह विभाग फैसला लेगा कि किसे प्रोन्नति देना है, किसे नहीं देना है, और किसे कहां भेजना है। स्थानांतरण भी वो कर सकता है, क्योंकि आप राज्य कर्मी बन जाएंगे तो राज्य में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है जहां भी रिक्ति होगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जो आपका जैसे 6 to 8 से वरीय होंगे तो वही होंगे जिस विद्यालय में आप रहेंगे, और आपका 11 12 से वरीय 11 12 में होंगे तो वही होंगे जिस विद्यालय में आप हैं। वरीय में होता क्या है कि वेतन जो आपको मिल रहा था पूर्व से उसमें इजाफा हो जाता है, तो ये आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है। साथ ही आपका जो प्रोन्नति मिलेगा सिर्फ 8 वर्ष के एक्सपीरियंस होने मात्र से आपको नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होना चाहिए, अर्हता होना चाहिए, सभी आपके पास होने चाहिए, तभी आप जैसे 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 होगा और डीएलएड रहेगा। लेकिन 6 to 8 में जाने के लिए डीएलएड तो मान्य है ही, साथ ही सीटेट पेपर 2 होना चाहिए ना, तभी आपको प्रोन्नति मिलेगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद 9th 10th के लिए एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, और बीएड और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन 11 12 के लिए पीजी होना आवश्यक है और एस्टेट पेपर 2 होना आवश्यक है, तो आपकी योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, तभी आपको जो है प्रोन्नति मिल पाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो है आपका दंड का जो है उसमें जो है लघु दंड और दीर्घ दंड का व्यवस्था बनाया गया है, लघु दंड और दीर्घ दंड। लेकिन इसमें जो है अपीलीय कर दिया गया है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया जाता है या कोई आदेश दिया जाता है तो उसके विरुद्ध आप जो है अपील करेंगे अपीलीय प्राधिकार में, और 30 दिनों के अंदर सुनवाई होगा। उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि आपको किस प्रकार के दंड दिए जाने हैं। दीर्घ दंड जो है उसमें आपको अंतिम जो दंड है वह है कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, है ना। और आपका लघु दंड है, इसमें तो जो वेतन स्थगित कर जाते हैं, वेतन एक आध दिन का काट लिया जाता है, वो तो रोजाना हो ही रहा है, और लघु दंड तो अब भुगत ही रहे हैं, है ना। तो यह जो है प्रावधान है दंड का, अपीलीय है। लेकिन इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि एक दोष है। जैसे होता क्या है कि अब निर्देश और आदेश दोनों के लिए कहा गया है, तो आदेश या निर्देश जो होता है, जैसे मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है, 11 12 का जो है एग्जाम है, 12th बोर्ड का एग्जाम है, प्लस 2 बोर्ड का, या फिर कॉपी जांच करने जाना है, या अन्य कोई वैसा कार्य जो उनके पाठशाला में नहीं होने हैं, मतलब पठन पाठन कार्य से अलग कोई कार्य उनको करना है, और उस हेतु शिक्षा विभाग से निर्देश आता है बाय नेम कि इस विद्यालय से इस शिक्षक या शिक्षिका को एक कार्य के लिए उनको भेजा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसे इस बार हुआ 10वीं बोर्ड का एग्जाम और 11 12 का एग्जाम या 10वीं बोर्ड का एग्जाम, अब कल से एग्जाम है, आज हमारे पास लेटर आता है, तो कैसे अपील करेंगे? हमको कल से नहीं जाने का मन है, तो हम कैसे विभाग को बताएंगे, क्योंकि आज हमको लेटर प्राप्त हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये थोड़ा सा खामी है। तो आप मान लीजिए कोई भी इतर काम लेना है, तो जिस दिन से काम लेना है उसे 1 हफ्ता 10 दिन पूर्व शिक्षक शिक्षिका को सूचित होना चाहिए, ताकि उसे जाना है नहीं जाना है वह उस हेतु आवेदन दे सके डीओ ऑफिस या अन्य जो भी प्राधिकार है वहां पे, तभी तो उस पर कार्रवाई होंगी। नहीं तो कल से परीक्षा या कल से कहीं हमको किसी अन्य काम में भेजना है और आज हमको लेटर प्राप्त हो रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे कि हमको कल नहीं जाना है, किसी और काम में जाना है, या क्या परेशानी है, नहीं है ना ऐसी बात। क्योंकि अब इच्छा के विरुद्ध तो कार्य नहीं लिए जा सकते हैं, तो इसलिए अपीलीय प्राधिकार में हम तभी जाएंगे जब उसके लिए हमारे पास समय होगा। तो इस प्रकार आपको देखने को मिला कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती थी उसे यहां से विस्थापित किया गया है, 3 बार के जगह पर 5 बार सभी को मौका दिया गया है। उसके बाद फिटनेस मैट्रिक्स तैयार किए गए हैं, उसके आधार पर आप सभी को वेतन मिलेंगे। प्रोन्नति का व्यवस्था है, प्रत्येक 8 साल पर आपको प्रोन्नति दिया जाएगा योग्यता और पात्रता के आधार पर। उसके बाद दंड संहिता बनाया गया है, और दंड संहिता में भी अलग अलग प्रकार के जो है कानूनी रूल एंड रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस किस आधार पर आपको दंड दिए जा सकते हैं, और किन गलतियों के कारण, किस प्रकार के अनियमितता बरतने के कारण किस प्रकार के आपको दंड के भागी होंगे। उसमें दंड को अलग अलग कैटेगरी वाइज किया है, कैटेगराइज किया है, दीर्घ दंड और लघु दंड, उसके लिए जो है अपील आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। लेकिन अब इसमें जो है डोमिसाइल के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब मान लीजिए कि पूर्णतः डोमिसाइल नीति हटा ही देना था, तो फिर इसमें संशोधित करना चाहिए था। जैसे जो 10 अप्रैल 2023 वाला जो नियमावली है, तो उसमें लिखा हुआ है
कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो अब उसमें ये जो नई नियमावली संशोधित होकर के आया, इसमें दो जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट सिर्फ रहता कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है उसे शिथिल कर देना चाहिए था। इस हद तक संशोधित जो है इसमें नियमावली में दर्शाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या माना जाए कि डोमिसाइल नीति लागू होगा या फिर हटा दिया जाएगा? कैसे माना जाए? उसे संशोधित तो किया नहीं गया और उसके विरुद्ध प्रत्येक बार जो है विज्ञापन जारी हो रहा है। नियमावली में है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, जबकि विज्ञापन जो जारी हो रहा है उसमें लिखा जा रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का अस्थायी निवासी होना कोई अनिवार्यता नहीं है और सभी को जो है खुले रूप में आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जिससे क्या कुछ परेशानियां हो रहा है और किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित हो रही है, इसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, जिससे आप सभी को अवगत हैं। और जो दूसरे राज्य के आकर के यहाँ शिक्षक बन करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उन्हें क्या कुछ कठिनाइयां हो रही हैं वे भी अवगत हैं। लेकिन अब जॉबलेस हैं, बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि अब काटना ही है, भले ही पढ़ाई हो पाए गुणवत्तापूर्ण अथवा नहीं, हम जो बात डिलीवर कर रहे हैं वो अगला तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं, उसकी समस्याएं हम तक पहुंच पा रही है नहीं, कम्युनिकेशन अच्छा से हो पा रहा है अथवा नहीं, सब ताखे पर रख करके और सिर्फ रोजगार के हिसाब से ये रास्ता खोला गया है। बिहार में शिक्षक बहाल नहीं की गई है बल्कि रोजगार दिया गया है, जबकि विद्यालयों में रोजगार नहीं जाते हैं, पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो अब इस पर क्या कुछ आगे संज्ञान लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग करेगी वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अब तक के लिए ये महत्वपूर्ण जो बदलाव थे उसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहद ही सरल और सहज भाषा में समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।